गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हूं श्रद्धा। मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाती हूं। हमने राजस्थान जीके में लगभग 7-8 जिले कवर कर लिए हैं। ओके, तो हमने जो 7-8 जिले कवर किए हैं वो कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। ओके, हमने अजमेर जिला, अलवर जिला, बांसवाड़ा जिला, बारां जिला, भरतपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला, बूंदी जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, ये हमने कवर कर लिए। करीबन 10 जिले हमारे कवर हो गए हैं, मतलब 33 में से हमने 10 जिले कवर कर लिए। तो अभी हमारे बचे टोटल 23 जिले। हमको फटाफट ये कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है अपने ये आंदोलन के बारे में पढ़ना है हमें। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, लोक नाट्य, नृत्य और ये चीज मैं कुछ कुछ तो बताती चल रही हूँ आपको इन सब के साथ, स्टेट वाइज मतलब जिले वाइज। उसके अलावा भी हमें कुछ भूगोल का भी पढ़ना है और एकीकरण में 1857 की क्रांति पढ़नी है, राजपूतों की उत्पत्ति पढ़नी है और ये कुछ मेवाड़ के मुहिल वंश, सिसोदिया वंश, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और जैसे कि किसान आंदोलन है, 3-4 किसान आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ना है हमें। जैसे बेगू किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है, निमुचना किसान आंदोलन है और है, वो भी कवर करना है। तो हम फटाफट अपना जिला कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीज कवर करेंगे। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मुझे भी थोड़ा इजी रहेगा, मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट हमने कौन सा जिला पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने अपना चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ा था, राइट? चित्तौड़गढ़ जिला। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि चित्तौड़गढ़ 2 भागों में विभाजित है, मतलब विभक्त है। और ऐसे 2 जिले हैं जो 2-2 भागों में विभक्त है, एक है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है अजमेर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला, जो काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो काले हिरण है वहां पर बहुत पाए जाते हैं, इसलिए चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और ये हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की एक ऐसी मंजिल है, मतलब 6 मंजिल है, पुराना हवेली जिसे कहते हैं। उसमें कुल 110 दरवाजे और खिड़कियां हैं, तो हम उसकी भी डिटेलिंग करेंगे। ये सब हम चूरू जिले में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कि ये है मैप। ये है चूरू तहसील मैप, चूरू जिले का मैप, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ये है चूरू जिला। कौन सा जिला है? चूरू जिला, जो तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़ और राजगढ़, इनकी बॉर्डर इसको लगती है और ये इन चारों के बीच में है। ओके, हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जो चूरू जिला है वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की हवेलियां भी
प्रसिद्ध है? कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? जैसे कि सुराणा हवेली है, इसके अलावा और हवेलियां है जो प्रसिद्ध है। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम चूरू जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। चूरू जिले को राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का एक नगर एवं लोकसभा क्षेत्र, जो चूरू है वह राजस्थान के मरुस्थल भाग का एक नगर और एक लोकसभा क्षेत्र है। क्या है? एक नगर है चूरू और लोकसभा क्षेत्र है। ओके, जैसे कि ये फोटो देख रहे हो, ये है चूरू जिले के मरुस्थल, मतलब राजस्थान के मरुस्थल चूरू जिले की। ओके, इसके बाद इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। किसका द्वार कहा जाता है? तो भाई थार मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो चूरू जिले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल का द्वार। याद रखना। जो चूरू है उसे थार मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल का द्वार। किसे कहा जाता है? तो चूरू को कहा जाता है। ओके, चूरू को थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। यह चूरू जिले का जिला मुख्यालय है। क्या जिला मुख्यालय है चूरू जिले का? जो चूरू है, चूरू जगह जिसे थार महोत्सव का द्वार कहा जाता है, यह जो चूरू जिला है वह जिले का मुख्यालय है। चूरू जिले का जिला मुख्यालय है। ओके, उसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो जो चूरू जिले की स्थापना है वह सन 1620 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा? तो चौधरी चरू जाट द्वारा या फिर चूहड़ा जाट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ओके, इसकी स्थापना मतलब चूरू जिले की स्थापना सन 1620 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो चौधरी चरू जाट द्वारा या फिर चूड़ा, चूड़ा भी कहते हैं। ओके, चरू जाट भी कहते हैं और चूड़ा भी कहा जाता है। किसे? जो चुरू जाट है उन्हें चौधरी चूड़ा भी कहा जाता है और चौधरी चुरू जाट भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखना, चरू की स्थापना सन 1620 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? चौधरी चरू जाट द्वारा की गई थी। ओके, उसके बाद है चरू भारत की आजादी से पहले बीकानेर जिले का एक हिस्सा था। जो चरू है वह आजादी के पहले बीकानेर जिले का एक हिस्सा था। ओके, क्वेश्चन आता है चूरू भारत की आजादी के पहले किस जिले का हिस्सा था? या फिर भारत की आजादी से पहले बीकानेर जिले का हिस्सा कौन सा था? तो क्या था? चूरू। ओके, 1948 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इसे बीकानेर से अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब आजादी के बाद ये बीकानेर का एक हिस्सा था। जो चूरू है वो बीकानेर का एक हिस्सा था, पर 1948 के बाद इसका फिर से पुनर्गठन किया गया था और इसे बीकानेर से अलग कर दिया गया। ओके, क्या कर दिया गया? तो इसे बीकानेर से अलग कर दिया गया था। किसे? चूरू को। कब? 1948 के पुनर्गठन के बाद। ओके, पुनर्गठन जब हुआ था तो चूरू को
बीकानेर से भी अलग कर दिया गया था। उसके बाद हम देखो चूरू के बारे में कुछ डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो चरू है चूरू, वह काले हिरणों के अभ्यारण्य ताल छप्पर वन्य जीवन अभ्यारण्य जिसे कहा जाता है। मतलब ये ताल छापर वन्य जीवन अभ्यारण्य जो है, क्या जो ये ताल छापर वन्य जीवन अभ्यारण्य, यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं और ये कहाँ है, चूरू में है। तो चूरू जो है काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहाँ, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सा, जो चूरू जिला है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और जो राजस्थान का चूरू जिला है वह हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। वहां की जो हवेलियां हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। ये क्या प्रसिद्ध है, तो चूरू जिला। तो देखो यहाँ से आपके बन गए 2 पॉइंट, 2 क्वेश्चंस बन गए। चूरू जिला काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और राजस्थान का चूरू जिला जो है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये 2 पॉइंट आपके यही निकल गए। ठीक है, क्वेश्चन आता है चूरू किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है या फिर किस अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए चूरू जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद है सुराणा हवेली। देखो ये कहाँ है, चरू में है। जो सुराणा हवेली है ये चरू में है। देखो ये दिख रही है आपको हवेली, ये जो इमेज है ये सुराणा हवेली की इमेज है। ये जो हवेली है 6 मंजिल की हवेली है और इसमें 110 दरवाजे और खिड़कियां है। क्या है, 6 मंजिल की हवेली है और इसमें 110 दरवाजे और खिड़कियां है। ओके, मतलब इसको काउंट किया हुआ है, 110 दरवाजे खिड़कियां है और 6 मंजिल की यह जो है यह हवेली है, यह चूरू की प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद देखो सुराणा हवेली का निर्माण 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था और सुराणा परिवार द्वारा किया गया था निर्माण। क्या था, तो सुराणा हवेली का निर्माण 1870 में किसके द्वारा किया गया था, तो सुराणा परिवार के द्वारा निर्माण किया गया था। किसका, सुराणा हवेली का। तो सुराणा परिवार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो सन 1870 ईस्वी में। ओके, उसके बाद है ढोला मारू के चित्र। राजस्थान के ढोला मारू जो है इनकी प्रेम कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध है। ढोला मारू की प्रेम कहानी, उनके जो चित्र है वो चूरू जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, तो चूरू जिले के प्रसिद्ध है। किसके, ढोला मारू के चित्र। ढोला मारू के जो चित्र है वह चूरू जिले के प्रसिद्ध है। ओके, देखो ये जो पिक दिख रही है ये ढोला मारू की पिक है। मतलब जो इमेज आप लोगों को दिख रही है ये ढोला मारू की इमेज है। इसके बाद है कोठारी हवेली। क्या है, कोठारी हवेली जो चरू जिले की प्रसिद्ध है। किसकी, ओके। ये जो आप लोगों को हवेली जो इमेज में दिख रही है ये हवेली है कोठारी हवेली। कौन सी हवेली है, तो कोठारी हवेली है। ओके,
देखो ये हवेली जो है ये कोठारी हवेली है। याद रखना, कोठारी हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चूरू जिले की प्रसिद्ध है। जो कोठारी हवेली है वह चूरू जिले की प्रसिद्ध है। ओके, इस हवेली का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था। तो इस हवेली का जो निर्माण है वह प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी के द्वारा करवाया गया था। ओके, जिनका नाम उन्होंने अपने गोत्र के नाम पर रखा था। उनकी जो गोत्र थी कोठारी, उन्होंने उस पर इस महल का नाम रखा था। क्या रखा था? कोठारी महल। इसका निर्माण उन्होंने सन 1925 में करवाया था। कब करवाया था? तो 1925 में करवाया था। ओके, देखो जो निर्माण है हवेली का, प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था। और उन्होंने अपने गोत्र पर, किस पर? गोत्र पर नाम रखा था कोठारी हवेली। और कब निर्माण करवाया था? तो सन 1925 में। कब करवाया था? तो सन 1925 में उन्होंने निर्माण करवाया था। ओके, किसका? कोठारी हवेली का। कोठारी हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था। और किस पर नाम रखा था? तो अपनी गोत्र पर नाम रखा था। ओके, कोठारी हवेली एक बहुत कलात्मक कमरा है। मतलब कोठारी हवेली में एक कलात्मक कमरा है जिसे मामा जी का कमरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामा जी का कमरा। ओके, जो खेमका और पाखो की हवेली वह भी चरू जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चरू जिले की। उसके बाद है दानमल चोपड़ा की हवेली भी चरू जिले की प्रसिद्ध है। कन्हैया लाल कन्हैया लाल बंगला की हवेली जो है वह भी चरू जिले की प्रसिद्ध है। किसकी? देखो जैसे कि हमने देखा कि दानमन चोपड़ा की जो हवेली वह चरू जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चरू जिले की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो खेमका खेमका और पारखो की हवेली जो है वह भी चरू जिले की प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद है कन्हैया लाल बंगला की हवेली। जो ये हवेली आपको दिख रही है ये है कन्हैया लाल बंगला की हवेली। किसकी हवेली है भाई? कन्हैया लाल बंगला की हवेली, जो चूरू जिले की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? तो चूरू जिले की प्रसिद्ध है। ओके, 8 खंभों की छतरी वह भी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। 8 खंभों की जो छतरी है वह भी चरू जिले की प्रसिद्ध है। ओके, इसे सेठ जी की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेठ जी की छतरी। इसे कहा जाता है तो 8 खंभों की छतरी को सेठ जी की छतरी भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद है डेतों की छतरी। किसकी? टक डेतों की छतरी। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चूरू की प्रसिद्ध है। गंगा जी का मंदिर यह भी चरू जिले का प्रसिद्ध है। गंगा जी का मंदिर जो है वह भी चरू जिले का प्रसिद्ध है। ओके, देखो ये जो इमेज है गंगा जी की है और ये मंदिर में स्थित है गंगा जी की मूर्ति। तो ये कहाँ है स्थित है? चरू जिले में। ओके, उसके बाद है ये देखो गंगा जी का मंदिर है और ये गंगा जी की इमेज है।
उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख मेले, चरू जिले के प्रमुख मेले। अभी जितना मैंने आप लोगों को बताया इतना समझ आ गया आप लोगों को, जितना मैंने आपको समझाया इतना समझ आ गया। एक बार हम और देख लेते हैं उसको रिटर्न। जो चरू जिला है वो काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओके, और इसे राजस्थान का मतलब राजस्थान का जो चरू जिला है वह अपनी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक 6 मंजिला हवेली है जिसमें 110 दरवाजे और खिड़कियां है। वह कौन सी हवेली है? तो सुराणा हवेली है। देखो, अब चूरू की स्थापना सन 1620 ईस्वी में चौधरी चूड़ा चरू जाट द्वारा की गई थी। चौधरी चरू जाट द्वारा की गई थी। ओके, किसकी स्थापना? तो चूरू की स्थापना सन 1620 में चौधरी चरू जाट द्वारा की गई थी। तो जो चरू है भाई वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दूर दूर रेत के टीलों में, मतलब राजस्थान में तो जो रेत का टीला है, मतलब रेत वाला एरिया है, वहां पर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था सुराणा हवेली। जो सुराणा हवेली है वहां पर 6 मंजिल की हवेली है वो, और कुल जो खिड़कियां दरवाजे है वो कितने हैं? 110 खिड़कियां दरवाजे हैं। उसके अलावा उसका निर्माण सुराणा परिवार द्वारा किया गया था। और हमने देखा था ढोला और मारू के चित्र, जिन्हें लाइफ साइज पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ साइज पेंटिंग। किसे कहा जाता है? तो ढोला मारू के चित्र को। देखो, कोठारी हवेली चरू की प्रसिद्ध है। ढोला मारू की चित्र जो है वह भी चरू के प्रसिद्ध है। चूरू के कन्हैयालाल बंगला की हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली, खेमका और पारखों की हवेली, ये जो है यह भी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। चूरू जिले की। ओके, फिर 8 खंभों की छतरी, जिन्हें कहा जाता है सेठ जी की छतरी। का क्या कहा जाता है? सेठ जी की छतरी। ये भी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? तो भाई चूरू जिले की प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो 8 खंभों की छतरी, जिन्हें सेठ जी की छतरी कहा जाता है। उसके बाद है टक डेतों की छतरी, भी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। गंगा जी का महल भी चूरू जिले का प्रसिद्ध है। ओके, अब हम देखेंगे प्रमुख मेले। किसके प्रमुख मेले? तो ये चूरू जिले के प्रमुख मेले। ओके, पहला है भभूता सिद्धि का मेला। कौन सा मेला है? तो भभूता सिद्ध का मेला जो कहाँ है? चंगोई में है। चंगोई तारानगर। कहाँ? चंगोई तारानगर में भरता है यह मेला। जो भभूता सिद्ध का जो मेला है यह कहाँ भरता है? तो चंगोई तारानगर में भरता है। यह भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। कब भरता है? तो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को। ओके, याद रखना कब भरता है? भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। कहाँ भरता है? तो चंगोई तारानगर में भभुता सिद्ध का मेला, भभूत सिद्ध का मेला। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सालासर बालाजी का मेला। क्या है? सालासर बालाजी का मेला जो कहाँ है? सालासर में है। सालासर के सुजानगढ़ में है। ओके, सालासर के सुजानगढ़ में है यह मेला। ओके, इसका तो सालासर बालाजी का मेला जो है वो सालासर सुजानगढ़ में है। देखो, ये जो मूर्ति है ये सालासर बालाजी की मूर्ति।
मतलब ये जो इमेज है ये सालासर भगवान की मूर्ति है, सालासर बालाजी की मूर्ति है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब लगता है तो चैत्र पूर्णिमा को और एक है आश्विन पूर्णिमा को। यह जो मेला है यह साल में 2 बार भरता है। कब कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को भरता है और दूसरा आश्विन पूर्णिमा को। ओके, नेक्स्ट है गोगा जी का मेला। क्या है? कहाँ है? ददरेवा में है। ददरेवा जो है वह गोगा जी की जन्म स्थली है। और यहाँ पर जो मेला है वह गोगा नवमी या फिर तिथि के हिसाब से देखो तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ का मेला भरता है। ओके, तो देखो गोगा जी का मेला कहाँ भरता है तो क्या लिखोगे? ददरेवा में भरता है। और उसके अलावा कब भरता है तो गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण नवमी को यह मेला भरता है। कब भरता है तो भाई भाद्रपद की कृष्ण नवमी को यह मेला भरता है। पता है यहाँ इस मेले में जहार वीर जो गोगा जी का मेला है यहाँ आज भी लोग जहरीले जीवे पॉइजन ऑर्गेनिज्म जो है लाइक सांप और गोइरा और जो भी जहरीले बोले तो जीव है, जो जहरीले जीव वो लाते हैं भाई अपने गले में लटका कर आते हैं। कहाँ लटकाते हैं? गले में। जैसे कि सांप, गोहा जिसे गोइरा भी कहा जाता है। आम आदमी इसकी कब मतलब इस चीज को देखेगा ना तो कांप उठेगा। क्या करेगा? कांप जाएगा पूरा। मतलब इस तरीके से लोग अपने गले में अपने ऊपर ये सब रख के लाते हैं। उन्हीं जीवों के फन और मुंह को गोगा जी के भक्त अपने मुंह में लेने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते। मतलब वो जो जहरीले जीव है उनको अपने मुंह में पकड़ते हैं वो लोग, उससे वो थोड़ा सा भी नहीं डरते। ओके, तो ये हो गया गोगा जी के मेले के बारे में, जहाँ पर इस मेले में लोग गले में जहरीले जीवों को डालकर आते हैं। मतलब देखो ये ऐसे ये इमेज में देख रहे हो। एक हाथ में ये जो है इनके गोइरा है और स्नेक है। गोइरा ये चीज होती है। ओके, जो गोइरा है वो ये होता है। यहाँ के लोग थोड़े भी नहीं डरते हैं इन सबको गले में रखने के लिए, और इन सबको मुंह में भी डालते हैं वो लोग। उसके बाद है, इतना समझ आया गोगा जी का मेला कब भरता है तो गोगा नवमी को भरता है। उसके बाद है सहावा का गुरुद्वारा। जो सहावा का गुरुद्वारा है वह कहाँ है? साहवा चरू में है। साहवा चूरू में है। जो साहवा का गुरुद्वारा है वह साहवा चूरू में है। कहाँ है? साहवा चूरू में। देखो ये साहवा का गुरुद्वारा है। यह सिखों का मतलब पूरे राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। कहाँ? तो साहवा के गुरुद्वारे में सबसे बड़ा मेला भरता है सिखों का। ओके, तो हमने चूरू जिले के प्रमुख मेले देखे हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा है भभूत
सिद्धि का मेला जो चंगोई गांव में है, मतलब चंगोई तारानगर में है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ओके, कब कहाँ लगता है तो भभुता सिद्ध का जो मेला है वह भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को भरता है। ओके, उसके बाद है सालासर बालाजी का मेला जो चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को भरता है। यह सालासर सुजानगढ़ में भरता है। कहाँ भरता है तो सालासर सुजानगढ़ में भरता है। ओके, उसके बाद है गोगा जी का मेला। कहाँ है, ददरेवा में है और ये गोगा नवमी को भरता है। यहाँ पर आज भी लोग जहरीले जीवों को अपने गले में रखकर या फिर लटकाकर लेकर आते हैं। कहाँ तो गोगा जी के मेले में। उसके बाद है सहवा का गुरुद्वारा। सहवा का जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। पूरे राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला जो है वो साहवा गुरुद्वारे में भरता है। ओके, जो साहवा चरू में है। कहाँ है तो साहवा चरू में है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे चरू का किला। चरू के किले के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चरू का किला जो है वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण किया था। कब किया था तो ना 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण किया था। कब किया था तो वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने चरू का किला जो है उसका निर्माण किया था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। दागे मतलब फेंके गए थे। कौन से तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, कब, मतलब यह किला एकमात्र ऐसा किला है जहां पर यहाँ पर युद्ध हुआ था और यहाँ पर जो बारूद गोला जो बारूद का गोला होता है वो खत्म हो गए थे। मतलब जो गोले फेंकते हैं ना बारूद वाले, वो खत्म हो गए थे। तो इन लोगों ने तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चांदी जो है उसका जो गोला होता है उससे उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ाई की थी। ओके, फिर यहाँ किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है मैंने बताया जहाँ पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। फिर बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया था। मतलब जो ये युद्ध हुआ था और जब चांदी के गोले दागे गए थे तो वो कब दागे गए थे, महाराजा जो राजा है सूरत सिंह ने अपने सेना के साथ चूरू के किले पर हमला कर दिया था। ये उस समय की बात है। इन्होंने तब चांदी के गोले जो है वो उन्होंने उनके ऊपर फेंके थे उनको मारने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यह महल चूरू का किला है। क्या है, चूरू का किला है। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये चूरू का किला है। ठीक है, याद रखना। और ये जो तोप है, यह तो वो
मतलब जिससे चांदी के गोले दागे गए थे, ये वो वाली तोप है। यहाँ पर चूरू जिले के अंदर एक गोपीनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो गोपीनाथ मंदिर जो है वह चूरू जिले के अंदर है। ओके, क्वेश्चन आएगा गोपीनाथ मंदिर कौन से जिले में है, तो क्या लिखोगे? चूरू जिले में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे चूरू जिले के प्रमुख मंदिर। क्या देखने वाले हैं? चूरू जिले के प्रमुख मंदिर। हमारा पहला है गोगा जी का मंदिर। जैसा कि मैंने बताया कि गोगा जी का मेला भरता है, वहीं पे गोगा जी का मंदिर भी है। कहाँ है? ददरेवा। जो गोगा जी का मंदिर है वह ददरेवा में है। और यहीं पर जो हमने मेले के बारे में पढ़ा, गोगा जी का मेला, वो भी यहीं पर भरता है। कहाँ? तो जहाँ पर गोगा जी का मंदिर है, ददरेवा में। ओके, जो ददरे रहा है, ददरेवा, वह जो है ददरेवा किसकी? गोगा जी की जन्म स्थली है। जो ददरेवा है वह गोगा जी की जन्म स्थली है, मतलब जन्म स्थान है गोगा जी का, जो ददरेवा है वो। देखो ये रहा गोगा जी का मंदिर जो इमेज में आपको दिख रहा है। ठीक है, के बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो गोगा जी के मंदिर में गोगा जी का मेला भरता है, जो गोगा नवमी को भरता है, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। ठीक है, याद रखना, जो गोगा नवमी है वो भाद्रपद के कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है? तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को आती। क्या आती है? गोगा नवमी जो है वो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सालासर बालाजी का मंदिर। जो सालासर सुजानगढ़ में। कहाँ है? सालासर सुजानगढ़ में जो है वह सालासर बालाजी का मंदिर है दरअसल। ठीक है, मंदिर के अंदर एक जाल का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? मंदिर के अंदर एक जाल का वृक्ष है, जिसे मोहनदास, जो जाल का वृक्ष मूर्ति है ये, ठीक है, जो मोहनदास को प्राप्त हुई थी। वो मोहनदास जो है वह एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा था, उसको यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह मोहनदास द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? तो 1754 में की गई थी। ठीक है, जो मोहनदास है वह जब खेत में जब काम कर रहा था, काम करते हुए मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? किससे हुई थी? तो जो मोहनदास है उनको खेत में काम करते समय जो जाल का वृक्ष, यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। और उन्होंने उन्होंने इसकी जो मोहनदास है, उन्होंने इसकी स्थापना सन
1754 में की थी। कब की थी? तो 1754 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो जो सालासर बालाजी है इनकी स्थापना की थी इस मंदिर में, जो जाल वृक्ष है उसकी। ठीक है, जाल वृक्ष और सालासर बालाजी का मंदिर याद रखना। जो सालासर बालाजी का मंदिर है उसके अंदर कौन सा वृक्ष है? तो जाल वृक्ष है। और किसने स्थापना की थी? तो मोहनदास द्वारा स्थापना की गई थी और सन 1754 में की थी। और यह मूर्ति खेत में काम करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई थी किसे? मोहनदास को। ओके, देखो, भारत का यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी को दाढ़ी और मूछ है। मतलब यहाँ की जो मूर्ति है उसको दाढ़ी और मूछ है, मतलब जो बालाजी की मूर्ति है उसे। बाकी चेहरे पर राम भक्ति के राम आयु बढ़ाने वाला सिंदूर चढ़ा हुआ है। मतलब जो ये सिंदूर लगाते हैं बालाजी, वह मतलब जो हनुमान जी को हम सिंदूर का श्रृंगार करते हैं या क्यों करते हैं? तो एक इसके पीछे भी कहावत है कि सीता माता जब अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, जब हनुमान जी वहां पहुंचे थे और उन्होंने पूछा था उनसे कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो, क्यों लगाती हो? तो उन्होंने बताया था मैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह सिंदूर अपनी मांग में भरती हूँ। तो यह सुनकर जो बालाजी है उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था, मतलब पूरे सिंदूर से वह सिंदूरी हो गए थे। और क्यों हो गए थे? तो सीता माता ने कहा था कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी बोले कि मैं अपने जो भगवान है, जिन्हें ये भगवान मानते थे राम जी को, उनकी लंबी आयु के लिए, तो वो पूरा सिंदूर में इसलिए उनको कवर किया जाता है। ठीक है, कि उससे राम भगवान की लंबी आयु होती है, इसलिए बालाजी ने पूरा सिंदूर चढ़ाया हुआ था। देखो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। देखो ये सालासर बालाजी की इमेज है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है सालासर भगवान बालाजी का, बालाजी भगवान का, जिन्हें दाढ़ी और मूछ है। ठीक है, क्या है? दाढ़ी और मूछ है, ऐसा एकमात्र मंदिर है। ओके, और कहाँ है ये? सालासर सुजानगढ़ में है। ओके, उसके बाद है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर, तो तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ में कहाँ है? सुजानगढ़ में है। ओके, मतलब सुजानगढ़ में दो मंदिर हो गए। एक है सालासर बालाजी का मंदिर और दूसरा है तिरुपति बालाजी का मंदिर। जो ये मंदिर है इसका निर्माण सन 1944 में, कब? तो सन 1944 में वेंकटेश्वरा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वेंकटेश्वरा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसकी देख रेख के लिए डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य को रखा था। देख के लिए डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य को रखा था। किसकी देख रेख के लिए? तो तिरुपति बालाजी के मंदिर की देख रेख के लिए। ठीक है,
उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, देखो ये तिरुपति बालाजी की मूर्ति है और यह मंदिर है। क्या है? तिरुपति बालाजी की मूर्ति है और मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट है ताल छापर वन जीव अभ्यारण्य। क्या है? नेक्स्ट हमारा है ताल छापर वन जीव अभ्यारण्य। तो यह कहाँ है? ताल छापर सुजानगढ़ में। कहाँ है? तो ताल छापर सुजानगढ़ में। कहाँ है? ताल छापर सुजानगढ़ में है। यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बीर हैंडेड गुंज पक्षी जो है वो भी यहाँ पर सर्दियों में आते हैं, और कुरुजा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो है यह कुरुजा पक्षी है। ओके, तो ताल छापर में गुरु द्रोणाचार्य की, जो ताल छापर है वह गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है। किसका स्थान है? तो गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है। ओके, जो ताल छापर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा दुधवा खारा। क्या है? दुधवा खारा। यह जो है वह किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो दुधवा खारा है वह किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कागड़ कांड 1946 में हुआ था, जो हनुमान चौधरी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। मतलब जो हनुमान चौधरी थे उनके नेतृत्व में कागड़ कांड हुआ था 1946 में। ठीक है, जो दुधवा खारा है वह किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान चौधरी के नेतृत्व में कागड़ कांड हुआ था जो 1946 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर बीकानेर के शासक है। मतलब जो महाराजा शार्दुल सिंह जो है वह बीकानेर के शासक थे। ठीक है, याद रखना, जो महाराजा शार्दुल सिंह जो है वह बीकानेर के शासक थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाहटा संग्रहालय। जो नाहटा संग्रहालय है वो सरदार शहर चरू में। कहाँ है? तो सरदार शहर चुरू में। ओके, जो नाहटा परिवार द्वारा निर्माण किया गया जो नाहटा संग्रहालय है, इसका निर्माण नाहटा परिवार द्वारा किया गया था। और ये जो संग्रहालय भक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है यह संग्रहालय? तो भक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, देखो एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है जिसे हम महत्वपूर्ण तथ्य भी बोल सकते हैं, वो देख लीजिए। इस जिले में कोई नदी नहीं है। जो चूरू जिला है इसमें कोई नदी नहीं है। और देखो सुजानगढ़ संगीतकारों का गढ़ है। जो सुजानगढ़ है वो संगीतकारों का गढ़ है। ओके, और कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में सुजानगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो कन्हैयालाल सेठिया का। देखो हम एक बार फिर से यहाँ के मंदिर और अभ्यारण्य देख लेते हैं। ओके, जो गोगा जी का मंदिर है वह कहाँ है? ददरेवा में। यहीं पर गोगा जी का मेला भी भरता है
और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जहरीले जीवों को अपने गले में डालकर आते हैं और उन्हें मुंह में लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, ठीक है। उसके बाद है सालासर बालाजी का मंदिर जो है सालासर सुजानगढ़ में। जो सालासर बालाजी है एकमात्र ऐसे मूर्ति है ये जिन्हें दाढ़ी मूंछ है। क्या है? दाढ़ी मूंछ है। सालासर भगवान बालाजी की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसे दाढ़ी मूंछ है। ओके, सालासर बालाजी के मंदिर में। फिर है नेक्स्ट तिरुपति बालाजी। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वह भी सुजानगढ़ में है। हमारे दो मंदिर हो गए सुजानगढ़ में, सालासर बालाजी का मंदिर और तिरुपति बालाजी का मंदिर जो सुजानगढ़ में है। और सुजानगढ़ में इसका जो तिरुपति बालाजी का जो निर्माण है वो वेंकटेश्वरा द्वारा किया गया था। ओके, और उसके बाद है ताल छप्पर वन्य अभयारण्य। क्या है? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो ताल छापर सुजानगढ़ में है। कब है? ताल छापर सुजानगढ़ में जो है वो ताल छापर वन्य अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के मतलब एक पक्षी यहाँ पर हमेशा रहता है। जो पुर्जा जो पक्षी है वो यहाँ पर हमेशा रहता है। यहाँ पर सर्दियों में बीर हेडेड गूंज पक्षी, जो बीर हेडेड गूंज पक्षी है वह सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? ताल छापर वन जीवन अभयारण्य जो है वहां पर, उसके अंदर। और यहाँ जो द्रोणाचार्य है उनका ये स्थान है। ओके, क्या है? स्थली है। उसके बाद है दुधवा खारा। खारा जो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दूध खारा? किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? दुधवा खारा। यहाँ पर हनुमान चौधरी के नेतृत्व में 1946 में कागड़ कांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद है नाहटा संग्रहालय। नाहटा संग्रहालय जो है वो सरदार शहर चूरू में है। कहाँ पर है? सरदार शहर चूरू में, ठीक है। इसे नाहटा परिवार द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया है नाहटा संग्रहालय का? तो नाहटा परिवार द्वारा निर्माण किया गया। और यह संग्रहालय भक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भक्ति चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो नाहटा संग्रहालय। ओके, हमारा चूरू जिला भी कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस हम बाद में देखने वाले हैं, अभी नहीं देखेंगे। ओके, तो इसके क्वेश्चंस जो है मैं बाद में करवाऊंगी। जब तक आप जो डिटेलिंग है वो अच्छे से पढ़ना, रटना मत, पढ़ना, ठीक है, समझना। ओके, और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करना। ओके, कमेंट कर देना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। ओके, अभी जब जितना भी पढ़ाया वो मतलब इसको मिला के हमारे टोटल 10-11 जिले हो चुके हैं लगभग, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मैं आज की क्लास यही खत्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट तीनों ही कर देना। क्लास अच्छी लगी हो तो, और समझ नहीं आया हो तो वो भी बता देना, और समझ आया है तो वो भी बता देना प्लीज कमेंट करके। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ओके,
तो हमारा आज चुरू जिला कंप्लीट हो चुका है। कल हम नए जिले के साथ नए जिले का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।